सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्लों की संरचना। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की अनेक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, या कहें कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के अनेक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की अनेक इकाइयों के परस्पर मिलने से बनते हैं। अर्थात जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। और इसलिए न्यूक्लिक अम्लों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की जो ये इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड से बनती है। न्यूक्लियोटाइड जो इकाई होती है ये कहीं से बनती है? न्यूक्लियोसाइड से। और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये हम न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में जानेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। देखो, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित बेस शर्करा इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में जो बेस होते हैं और जो पेंटोज शर्करा होती है, उस इकाई को पेंटोज शर्करा और जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो मिलकर आपस में मिलकर के वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें फास्फोरिक अम्ल और मिला दे तो ये बन जाती है फिर न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित बेस प्लस शर्करा प्लस ये है फास्फोरिक अम्ल H3PO4। फास्फोरिक अम्ल इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित बेस, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल इकाई को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखो, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों में पेंटोज शर्करा होती है ना, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा होती है, और नाइट्रोजनी बेस होते हैं। नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं। एडेनिन। एक होता है ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है थाइमीन को टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। और एक होता है यूरेसिल को यू से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? ये है अक्षारक। जो नाइट्रोजनी अक्षारक है ना, नाइट्रोजनी क्षारक,
ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं जो न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित ये जो नाइट्रोजनी बेस है, इनमें से कोई एक बेस और पेंटोज शर्करा इकाई को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और बेस शर्करा यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड होती है, न्यूक्लियोसाइड में जब H3PO4 मिल जाता है तो ये आपस में मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको देखते हैं। इनकी स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। देखो, पहले शर्करा बनाएंगे, शर्करा, पेंटोज शर्करा। देखो यहां पर O और यहां पर OH, ये H, ये OH, यहां पर H, यहां पर OH, ऊपर H, यहां पर CH2OH और यहां पर H। ये कौन सी शर्करा है? ये राइबोस शर्करा है। कौन सी शर्करा है ये है राइबोस शर्करा, राइबोस। ये पेंटोज शर्करा है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। देखो इनका नंबरिंग करते हैं। ये पहला कार्बन, इसे 1 अंक देते हैं। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये यहां पर चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन। इसको 2 को 2 लिखते हैं, 3 को 3, 4 को 4, 5 को लिखते हैं 5। ये नंबर जो है, ये जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं ना, उनसे विभेद करने के लिए इनको 1, 2, 3, 4, 5 इनको नाम देते हैं। तो ये तो है राइबोस शर्करा। एक होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ये राइबोस शर्करा है। और ये एक पेंटोज शर्करा है, ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा है, ये भी एक पेंटोज शर्करा है। और स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में मैंने भी बताई थी आपको। देखो, इसमें से एक को कम कर दो तो ये बन जाएगी डीऑक्सी राइबोस शर्करा, है ना। बिल्कुल सेम है। ये OH, यहाँ पर H, यहाँ पर O नहीं है, वो यहाँ पर इसमें O नहीं है, इसमें तो ये OH है, तो ये H है और ये H है ना। यहाँ पर OH है नीचे 3 पोजीशन पर, ये OH, ये 2 पोजीशन, ये 1 पोजीशन और ये 4 पोजीशन यहाँ पर। ये बिल्कुल सेम है, CH2OH, नीचे है H। तो ये क्या है? ये है ये राइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा कहीं में पाई जाती है? ये RNA में पाई जाती है। राइबोस शर्करा RNA में पाई जाती है। और ये जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, ये DNA में पाई जाती है, DNA में ये पाई जाती है। तो ये तो हो गया राइबोस शर्करा। प्लस इसमें कोई सा भी बेस लगा देते हैं। देखो, जो RNA होता है ना, RNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, RNA में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। और जो DNA होता है, DNA में थाइमिन, यूरेसिल नहीं होता, बाकी ये चारों होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक बेस और शुगर ये आपस में मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, है ना। यहां पर ये बेस ले लेते हैं कोई सा भी इनमें से। ये इनके मिलने से ये बनती है, ये क्या बनेगी? यहां पर O और यहां पर यहां हमने लगा दिया ये बेस, ये लगाया बेस, है ना। ये क्या है? बेस, नाइट्रोजनी बेस। और जो नाइट्रोजनी बेस होता है ना, ये पेंटोज शर्करा के 1 जो कार्बन होता है, जो पहला कार्बन होता है, वहां पर ये जुड़ता है ना। और यहां पर OH, H, ये OH, H और ये H, ये CH2OH। तो ये बन गई न्यूक्लियोसाइड। जो नाइट्रोजनी बेस होता है, नाइट्रोजनी अक्षारक और पेंटोज शर्करा आपस में मिलकर के ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड होता है न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित बेस
और पेंटोज शर्करा इकाई को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये एक न्यूक्लियोसाइड है और ये आरएनए की न्यूक्लियोसाइड है। इसी प्रकार से हम डीएनए की न्यूक्लियोसाइड बना सकते हैं, है ना। इसमें बेस को यहां लगा देंगे, इस OH पर लगा देंगे, बाकी सारी चीजें वही है ना। ये पेंटोज शर्करा बनाएंगे, है ना। ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा, है ना। और यहां पर हम इसमें बेस लगा देंगे, ये नाइट्रोजनी बेस हो गया, है ना। और यहां हम इसमें ये H है, O नहीं है इसमें, है ना। डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, H, और यहां पर ये OH है 3' पोजीशन पर, ये 2' पोजीशन, ये 1' पोजीशन, है ना। ये 3' पोजीशन, 2' पोजीशन, 4' पोजीशन, ये 5' कार्बन, 5वां कार्बन है ये, है ना। और यहां पर ये CH2, ये 5वां कार्बन है, 5'OH, है ना। और नीचे ये H। तो देखो ये तो है आरएनए की न्यूक्लियोसाइड और ये है डीएनए की न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पेंटोज शर्करा और बेस इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक, ये नाइट्रोजनी अक्षारक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इनमें से कोई सा एक, ये आपस में मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि जो बेस होता है ना, बेस पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ता है। तो ये तो बात हुई न्यूक्लियोसाइड की। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में ये जो न्यूक्लियोसाइड है ना, न्यूक्लियोसाइड H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ में मिलकर के ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इस प्रकार से देखो, मैं इसमें जोड़ रहा हूं एक H3PO4 अणु जोड़ रहा हूं, H3 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जोड़ रहे हैं इसमें। तो ये तो हो गई, ये यहां पर ये नाइट्रोजनी क्षारक लगा हुआ है, इसमें नाइट्रोजनी बेस, है ना। और नीचे ये H, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, है ना। यहां पर ये H, ये यहां पर OH, ये H और नीचे H, और यहां पर ये CH2, और यहां पर इसमें हम जोड़ेंगे H3PO4। देखो जो H3PO4 होता है ना, ये इस प्रकार से जुड़ा होता है फॉस्फेट आयन के रूप में, P डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव। तो ये जो इकाई है, ये जो इकाई है, ये यूनिट, और यहां पर क्या है इसमें, ये O है, ये इकाई कहलाती है न्यूक्लियो। ये यहां पर O है, क्योंकि जो H3PO4 होता है ना, ये यहां पर ये O है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। ये यहां पर एक O है, ये P है, यहां पर डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये यहां पर OH, एक O, ये आयन है, ये तो ये जो इकाई है, ये इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। देखो फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल देखो ये होता है P डबल बॉन्ड O, है ना, ये OH, तीन OH समूह होते हैं, है ना। अब देखो यहां पर ये जो OH है ना, ये जो OH है, ये OH, ये CH2OH से, CH2 का जो OH समूह है ना, इसके साथ में क्रिया करके ये पानी बना लेता है।
ये OH निकलता है और इसका यहां से एक H, तो H2O, तो एक O बचा, ये वाला एक O बचा, और बाकी ये H, इसको आयन के रूप में लिखते हैं, इसे यहां से हटा देते हैं। तो ये जो सिरा है ये कहलाता है 5', ये 5वां कार्बन है ना, ये 4था कार्बन, ये 3रा कार्बन। और ये जो बंध बनता है ना, ये बंध कहलाता है फॉस्फोएस्टर बंध। इस बंध को क्या कहते हैं? फॉस्फोएस्टर। ये एक एस्टर बंध है। तो कह सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोसाइड के, ये न्यूक्लियोसाइड के फास्फोरिक अम्ल के साथ बने एस्टर होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये मतलब जो न्यूक्लियोसाइड होती है ना, उसमें H3PO4 जोड़ दीजिए तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये एस्टर बंध कहलाता है। एस्टर P, ये जो O है, O के द्वारा ये फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, और इससे ये शर्करा समूह जुड़ा हुआ है, तो ये बंध कहलाता है फॉस्फो एस्टर बंध कहलाता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोसाइड के फास्फोरिक अम्ल के साथ बने एस्टर होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के फास्फोरिक अम्ल के साथ बने एस्टर होते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुई किसकी? डीएनए की। ऐसे ही इसमें ये जो CH2OH समूह है ना, इस OH की जगह ये वाला समूह जोड़ देंगे, है ना, ये वाला समूह जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी RNA की न्यूक्लियोटाइड। RNA जब इसमें H3PO4 जुड़ जाएगा तो इससे हमें क्या प्राप्त होगी? RNA की न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होगी। तो ये बात ध्यान रखो, न्यूक्लियोसाइड क्या होती है और न्यूक्लियोटाइड क्या होती है। न्यूक्लियोसाइड क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शर्करा इकाई को, देखो ये पेंटोज शर्करा और बेस इकाई को, इस पूरे को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल के साथ में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती है, यानी। और ये जो फास्फोरिक अम्ल होता है ना, फास्फोरिक अम्ल इस पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से एस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के फास्फोरिक अम्ल के साथ बने एस्टर होते हैं। अब देखते हैं कि ये जो अब देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है ना, यहां पर H है, ये डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसी बहुत सारी जो न्यूक्लियोटाइड होती है ना, ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ करके न्यूक्लिक अम्ल की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। देखो किस तरीके से बनाते हैं, पहले इसको नोट करिए। अब देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां होती है, ये आपस में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। एक बॉन्ड ये है एस्टर बॉन्ड, एक एस्टर बॉन्ड ये है ना। इस एस्टर बॉन्ड से ये इकाई जुड़ी हुई है और इस एस्टर बॉन्ड से ये वाली यूनिट जुड़ी हुई है। तो न्यूक्लियोटाइड, तो इस प्रकार से ये एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, है ना। तो 2 बॉन्ड हो गए, एस्टर बॉन्ड 2 हो गए। तो जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयां फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाती है। इस प्रकार से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। और जो फास्फोरिक अम्ल होता है ना, फास्फोरिक अम्ल ये फॉस्फेट आयन के रूप में उपस्थित रहता है। देखो इसको और अच्छी से इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो जैसे फास्फोरिक अम्ल होता है ना, अभी मैंने आपको बताया ये फास्फोरिक अम्ल होता है, OH, ये फास्फोरिक अम्ल है ना, बीच में फास्फोरस परमाणु है। अभी मैंने आपको बताया एक न्यूक्लियोसाइड
हमने बनाई थी, हम एक न्यूक्लियोसाइड ले लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये तो देखो ये है, मान लीजिए यहां पर अगर H है, यहाँ H है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और मान लो यहाँ पर OH है तो ये राइबोज शुगर हो जाएगी। दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। OH तीसरे कार्बन पर OH दोनों में होता है, इस पर हमने दर्शाया नहीं वो, है ना। इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर भी मान सकते हैं, राइबोज शुगर भी इसको मान सकते हैं। तो ये CH2OH, ये पेंटोज शर्करा और ये बेस। पेंटोज शर्करा और बेस इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल के साथ में मिलकर बनाती है न्यूक्लियोटाइड। फास्फोरिक अम्ल के साथ में, देखो ये OH है, ये फास्फोरिक अम्ल है ना, इसका OH, इसके एक H के साथ में ये H2 बन जाएगा। अब देखो यहाँ O बचा, ये तो OH हट गया, ये OH हट गया, तो ये H हटा यहां से, तो इसका O बचा, और ये यहां पर फास्फोरस लगाओ, ये O और ये OH और ये OH। और देखो जो फास्फोरस, ये जो फास्फेट समूह होता है ना, ये 5वें कार्बन से जुड़ता है, ये 5वें कार्बन से जुड़ता है ना। ये एक एस्टर बंध बनता है, तो ये होगी एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड होगी और ये न्यूक्लियोटाइड होगी। अब देखो इसमें जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड होती है ना, देखो ये यहां तक एक न्यूक्लियोटाइड होगी। अब इसमें ये जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड का, देखो जैसे इसमें OH है ना, इसमें भी यहां पर ये OH होता है। ये OH इस OH के साथ में मिलकर के ये पानी बना लेगा, OH पानी बना लेगा, तो H2O निकल जाएगा, तो ये O बचेगा यहां पर, ये O बचा, ये O बचा, है ना। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसाइड इस वाली से जुड़ गई, है ना। ये जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है ना पहली न्यूक्लियोटाइड से, वो पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ती है ना। तो OH का H यहां से हट गया। अब देखो यहां पर हमने OH नहीं दर्शाया, क्योंकि ये आयन के रूप में रहता है ना। ये जो फॉस्फेट समूह होता है ना, ये आयन के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड होती है वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहां पर ये 3 न्यूक्लियोटाइड दिखाई गई है। और देखो ये सिरा कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 3' सिरा, है ना। और ये वाला ऊपर वाला सिरा, ये ऊपर वाला सिरा कहलाता है 5' सिरा, है ना। या इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनती है ना, इस चेन का ये 3' सिरा, है ना। और ये ऊपर वाला, ये 5वां कार्बन है यहाँ पर, ये 5वां, ये चौथा है, ये 5वां कार्बन, ये सिरा कहलाता है 5' सिरा। या इसे 5 प्राइम बोलते हैं, इसे 3 प्राइम बोलते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है। देखो एक न्यूक्लिक अम्ल की जो चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, इसको सरलतम प्रकार से हम इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। देखो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में देखो ये फास्फेट समूह है, ये फास्फेट समूह है, फास्फेट समूह से ये पेंटोज शर्करा जुड़ रही है ना। इस फास्फेट समूह से ये पेंटोज शर्करा जुड़ रही है ना। मतलब फास्फेट समूह जो है ना वो पेंटोज शर्करा को जोड़ रहा है, और शर्करा से ये नाइट्रोजनी बेस जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये नाइट्रोजनी बेस है ना। यहां पर भी इसको ये नाइट्रोजनी बेस है। तो जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना, उसको हम सिंपल तरीके से इस प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं।
हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होती है ना, उसमें जो फास्फेट समूह होता है वो शर्करा से जुड़ा होता है ना। यानी कि जो शर्करा होती है, शर्करा, शर्करा किससे जुड़ी होती है? फॉस्फेट समूह से, फॉस्फेट समूह से, है ना। फॉस्फेट से शर्करा, है ना, शर्करा से फॉस्फेट, फॉस्फेट और फॉस्फेट से शर्करा जुड़ी होती है। और शर्करा से क्या जुड़ा होता है? बेस। जो नाइट्रोजनी एक क्षारक होता है ना, उससे बेस जुड़ा होता है। शर्करा से क्या जुड़ा होता है? बेस जुड़ा होता है। शर्करा से बेस जुड़ा होता है ना। इस प्रकार से फास्फेट शर्करा, है ना, ये इसका होल एन। ऐसी बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। देखो, ये शर्करा है, ये शर्करा, ये फास्फेट समूह, ये इसमें बेस लग गया, ये बेस लग गया। अब देखो, ये फास्फेट समूह, ये वाला फास्फेट समूह इस शर्करा से जुड़ गया, शर्करा से ये बेस लगा दिया। अब ये जो शर्करा है, अब ये शर्करा 3' पोजीशन से, शर्करा जो होती है ना, वो 3' पोजीशन से जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पांचवा कार्बन जो होता है और जो तीसरा कार्बन होता है, उनके बीच में उपस्थित रहता है। तो शर्करा से क्या जुड़ा? बेस। और शर्करा से बेस जुड़ता है, और शर्करा कहीं से जुड़ती है? फास्फेट से। यानी कि शर्करा बेस से भी जुड़ती है, फास्फेट से भी जुड़ती है। तो एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है ना, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनती है, इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम मतलब सीक्वेंस से संबंधित जानकारी कहलाती है न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड से संबंधित, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से संबंधित जो जानकारी होती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, ये जानकारी कहलाती है न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना। और न्यूक्लिक अम्लों की द्वितीयक संरचना भी होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्वितीयक संरचना दी थी। जो द्वितीयक संरचना होती है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या कहीं इसको त्रिविम जो संरचना होती है, वो ये प्रदर्शित करती है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना, ये चेन स्पेस में किस तरीके से व्यवस्थित रहती है। तो अब हम देखेंगे डीएनए की द्वितीयक संरचना, जिसे डीएनए की द्विकुंडलिनी स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। इसको नोट करिए पहले। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये देखते हैं। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दी। देखो क्या है डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं, जिनको रज्जुक या स्ट्रैंड भी बोलते हैं, से बना होता है। डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। देखो ये एक डीएनए अणु है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। ये एक डीएनए अणु है। डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के से बना होता है, या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से या रज्जुक से ये बना होता है। ये दोनों रज्जुक परस्पर कुंडलित होकर
द्विकुंडलिनी संरचना बनाते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों ओर लिपट करके एक दूसरे के साथ में ये कुंडलित होकर के ये द्विकुंडलिनी संरचना बनाते हैं। ये स्ट्रैंड विपरीत दिशाओं में कुंडलित होते हैं। देखो, डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है जिसका एक सिरा ये है 3' और दूसरा सिरा ये होता है 5', या इसको 3', इसको 5' सिरा बोलते हैं। एक स्ट्रैंड तो ये हो गया, एक रज्जुक ये हो गया और एक रज्जुक ये हो गया। ये इसका उल्टा होता है, इसका जो 3' सिरा होता है वो ऊपर होता है, 5' सिरा नीचे होता है। तो जो डीएनए अणु होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों से, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कुंडलित होते हैं। और ये स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कुंडलित होते हैं। एक का सिरा 5' ऊपर है तो दूसरे स्ट्रैंड का 5' सिरा नीचे होता है। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में कुंडलित होते हैं और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना एक दूसरे के पूरक होते हैं क्योंकि अक्षारकों के विशिष्ट युग्मों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं। स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, नाइट्रोजनी अक्षारक, विशिष्ट नाइट्रोजनी अक्षारकों के बीच ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। जैसे एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडेनिन, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इनमें नाइट्रोजनी बेस है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, है ना, ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तो एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये एडेनिन, इसमें नाइट्रोजनी बेस थाइमीन के साथ में, एडेनिन केवल थाइमीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। साइटोसिन ग्वानिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब क्योंकि देखो, एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। तो अगर एक डीएनए स्ट्रैंड में इन क्षारकों का सीक्वेंस पता हो तो दूसरा जो स्ट्रैंड है ना, दूसरे स्ट्रैंड में उसी के अनुसार उसमें अक्षारकों का जो सीक्वेंस होता है वो पता लगाया जा सकता है। क्योंकि एडेनिन तो हमेशा थाइमीन के साथ में जुड़ना, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ में जुड़ता है। तो इसलिए ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये बात हुई डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, वेरी इंपोर्टेंट। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक, डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या होती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? देखो, प्रत्येक व्यक्ति के जो अंगुली छाप होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। अंगुली के जो छाप होते हैं वो क्या होते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यूनिक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंगुली छाप यूनिक अद्वितीय होते हैं। और ये छाप जो होते हैं ना ये उंगलियों के शीर्ष पर होते हैं। ये छाप कहाँ होते हैं? उंगलियों के शीर्ष पर होते हैं। और वो पहले इनका उपयोग लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने में किया जाता रहा। जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, फिंगरप्रिंटों का उपयोग जो है वो पहले लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने में उपयोग किया जाता रहा। लेकिन जो फिंगरप्रिंट होते हैं
फिंगरप्रिंट को सर्जरी के जरिए इनको चेंज किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट होते हैं उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका में जो डीएनए के क्षारक होते हैं, जो बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उनका जो सीक्वेंस होता है, उनका जो अनुक्रम होता है, वो अनुक्रम अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका में जो डीएनए क्षारकों का सीक्वेंस होता है वो अद्वितीय होता है। और ये सीक्वेंस डीएनए अणु में जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, वो सीक्वेंस ज्ञात करना कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होती है और इसे किसी भी इलाज के द्वारा इसको चेंज नहीं किया जा सकता। देखो जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, फिंगरप्रिंट को तो इलाज के द्वारा इनको बदला जा सकता है, लेकिन जो डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं उनको किसी भी टेक्निक के द्वारा नहीं, अब तक जो ज्ञात टेक्निक है उनके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट को नहीं चेंज किया जा सकता। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, मतलब किसी जीव की कोशिका में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं उनका सीक्वेंस ज्ञात करना, डीएनए अणु में उनका सीक्वेंस ज्ञात करना कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इनको सर्जरी के द्वारा इनको चेंज नहीं किया जा सकता। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो विधि प्रयोगशालाएं होती है, जो फोरेंसिक लैब होती है ना, फोरेंसिक लैब में अपराधियों की पहचान करने में, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो किसी व्यक्ति की पैतृकता, पैटर्निटी की पहचान करने में, मतलब किसी बच्चे के माता पिता कौन है, इसकी पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो नाइट्रोजनी क्षारकों का जो अनुक्रम होता है वो पेरेंट में और बच्चों में उसमें कुछ समानताएं होती हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसी व्यक्ति की पैटर्निटी ज्ञात करने में किया जाता है। इसी प्रकार से किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसकी पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। जो मृत बॉडी होती है उसमें उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज्ञात किया जाता है, डीएनए क्षारकों का सीक्वेंस क्या है उसमें, और उसकी तुलना बच्चों से की जाती है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का जैविक कार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक अम्लों का जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल, इनका जैविक कार्य क्या है शरीर में? न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिकता का, हेरिडिटी का, हेरिडिटी का रासायनिक आधार बनाते हैं। आनुवांशिकता का रासायनिक आधार बनाते हैं। जो डीएनए होता है ना, वो आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। इसे आनुवांशिक गुणों के संग्राहक के रूप में, स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। जो डीएनए होता है वो
आनुवांशिकता का ये रासायनिक आधार बनाता है। जो आनुवांशिक गुण होते हैं ना, आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, इसके लिए उत्तरदायी डीएनए होता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों के कायम रखने में विशिष्ट रूप से उत्तरदायी होता है। देखो, जैसे किसी जीव की कई प्रजातियां हो सकती हैं, जैसे सांपों की कई प्रजातियां होती है, और ये प्रजातियां लाखों समय से अपने आप को कायम रखे हुए हैं, तो इसके लिए डीएनए ही उत्तरदायी है। जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, तो सेल डिवीजन के समय डीएनए अणु सेल्फ रेप्लिकेशन करने में सक्षम होते हैं। स्वयं प्रतिकरण, सेल्फ रेप्लिकेशन करने में सक्षम होते हैं। सेल डिवीजन के समय जो डीएनए अणु होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन करने में सक्षम होते हैं, मतलब वो अपने जैसा अणु बना देते हैं, तो जिससे जो डॉटर सेल होती है उसमें डीएनए का समान स्ट्रैंड ट्रांसफर होता है। इसके साथ साथ डीएनए का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। वैसे तो प्रोटीन संश्लेषण करने का जो काम होता है वो आरएनए का होता है। जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल होते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लेकिन किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो संदेश होता है ना वो डीएनए में उपस्थित रहता है। डीएनए ये बताता है आरएनए को कि आपको किस प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जीवों के लिए बड़े महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल हैं और आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। जो आनुवांशिक गुण होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक गुणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा न्यूक्लिक अम्ल की स्ट्रक्चर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।